अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है, जिसके टाइम कोड्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, ठीक है। आप इन टाइम कोड्स को क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसकी आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हमने इनका बारी बारी ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो देखनी पड़ती हैं। यानी कि जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने फाइंड करना हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी रोज कितनी हैं, ठीक है, एंड जो है इसके कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। ये पता चलने के बाद ही हम जो है बहुत ही आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का जो है पता होना चाहिए। यानी जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने फाइंड करना हो उसकी रोज कितनी हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, ये देखना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद ही हम बहुत ही आसानी से उसका ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं m/n की फॉर्म में, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दिया गया है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के तौर पे वो है A, ठीक है। तो हम जो है इसको देख लेते हैं कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। उनके तादाद हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बारी बारी, और फिर जो है हम फाइनली उसका ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ रोज जिनके रोज क्या थी कि किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज की हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को हम उस मैट्रिक्स की रोज कहते थे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स A की रोज हुई 1 एंड 2, तो इस मैट्रिक्स की रोज कितनी हुई 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। नंबर ऑफ रोज ऑफ A जिसे हम m से जाहिर कर रहे हैं वो हो गई 2, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसके कॉलम्स की तादाद को भी जो है देख लेते हैं। कॉलम्स क्या थे कि किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज की वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A जिसे हम n से जाहिर कर रहे हैं वो हुए 2। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो हम इस तरह से यानी कि m/n की फॉर्म में लिख देंगे कि द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू m/n, यानी कि 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सो द ऑर्डर ऑफ A इज 2/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सो द ऑर्डर ऑफ A इज 2/2, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है जो इस क्वेश्चन का जो पार्ट है फर्स्ट वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मैं जो मैट्रिक्स B है उसमें जो उसका जो है ना कोई फ़र्क नहीं है, A में एंड B में, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो बिल्कुल मैं इसी तरह से इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए, जैसे कि नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है इसके 2 हैं,
तो इसी हिसाब से इसका जो है ऑर्डर लिख लूँगी, ताकि जो है जो हमारी वीडियो है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ ना जाए। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि मैंने जो है ना मैट्रिक्स बी को भी यानी कि सॉल्व कर दिया, यानी कि इसका जो ऑर्डर था वो मैंने लिख दिया और इसका जो ये पार्ट था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसे आप जो है देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम जो है आते हैं अपने मैट्रिक्स सी की तरफ। तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो है, उसकी जो रोज की तादाद है वो है 1। देखें एक ही रो है, तो जहाँ पे हम लिख देंगे कि द नंबर ऑफ रोज ऑफ सी इज 1। ठीक है, और इसी तरह से इसके कॉलम्स की तादाद देख लेते हैं कि देखिए 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी इज 2। ठीक है, तो इसका जो इसका जो ऑर्डर हुआ सी का वो होगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनल जो है इसे क्वेश्चन को फाइनलाइज करने के लिए या एक अच्छी फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सो द ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2, जैसे कि पहले हमने बाकी पार्ट्स में भी लिखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी और अपना जो ये पार्ट है वो कंप्लीट कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैंने जो है पार्ट जो सी था हमारा वो भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने इस मैट्रिक्स डी की तरफ। ठीक है, तो देखें इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द नंबर ऑफ रोज ऑफ डी इज 3। ठीक है, एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हम देख लेते हैं। देखें ऑब्वियसली इसके जो कॉलम्स की तादाद है या जो कॉलम्स है इसका ओनली 1 कॉलम है, जस्ट 1 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी इज 1। ठीक है, तो इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो होगा 3/1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो हमारा पार्ट डी था यानी कि जो मैट्रिक्स डी था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके यानी कि ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया और जो है पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम आते हैं अपने पार्ट ई की तरफ, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स ई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके नंबर ऑफ रोज को। देखें 1 2 एंड 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 3, यानी कि हमारे पास इनकी तादाद आ गई 3। तो इसके कॉलम्स की तादाद 1 2 कॉलम्स हैं, जहाँ पे हमने लिख देना है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपने बिल्कुल वैसे ही। सो द ऑर्डर ऑफ ई इज 3/2 एंड देन जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जो हमारा मैट्रिक्स ई था उसका भी ऑर्डर जो है फाइंड कर लिया है 3/2। तो अब जो है हम आते हैं अपने जो मैट्रिक्स है एफ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, आपको लग सकता है कि इसमें जस्ट 1 एंट्री है। ठीक है, एक ही एंट्री है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि इसके रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि आपने पहले जो है हॉरिजॉन्टली देख लेना है और फिर वर्टिकली इसी को देख लेना है। ठीक है, तो देखें अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो एक है एंट्री, यानी कि एक कॉलम एक रो है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखा तो एक रो है, तो जहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रोज 1 आ गई। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने अब कॉलम्स को जो है फाइंड करना है या देखना है कि कॉलम्स कितने हैं, तो हम इसको इसी को वर्टिकली देख लेंगे। है तो एक एंट्री, लेकिन हम इसे वर्टिकली जब देखेंगे तो ये एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास आ गए 1, यानी कि उसकी तादाद 1 है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ एफ जो कि m/n है, तो वो हो गया 1/1, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो जो है ना, हम फाइनल जो स्टेटमेंट सबके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो जो है स्टेटमेंट लिख लेंगे एंड अपने जो पार्ट है हमारा उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने जो हमारी स्टेटमेंट चल रही थी वो मैंने लिख दी यहाँ पे, और अपना जो ये पार्ट है एफ उससे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स जी की तरफ, ठीक है। तो देखें इसमें क्या है, इसकी नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3, ठीक है। जहाँ पे हमने लिख देना है जहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से इसके कॉलम 1, 2 एंड 3, ये इसके 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर जो फाइनल है उसका ऑर्डर हुआ 3/3, ठीक है। और देखें जी, यहाँ पे ये जो है पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है अपने फाइनल मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं कि फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देख लेते हैं। इसके नंबर ऑफ रोज ऑब्वियसली 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2, हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गए, और कॉलम्स 1, 2, 3 कॉलम्स आ गए। यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी तादाद। और जो हमारा ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एच जो है वो है 2/3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है, और जो फाइनल स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं सबके साथ वो लिख लेनी है, ठीक है। और पार्ट जो है कंप्लीट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपना जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है। और हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पीछे बना दी है, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो मैट्रिसेस, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये कि उनके जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो सेम हो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये थी कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ठीक है, वो इक्वल हो। तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करने के बाद ही हम ये कह सकेंगे कि जो गिवन दो मैट्रिसेस थे हमारे, ठीक है, वो आपस में इक्वल होंगे, या हम उन्हें कह सकेंगे कि वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो है ए। तो हमने ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो इनमें से, इन सब मैट्रिसेस में से किस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखना होगा, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी होगी। तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमें ये नज़र आ रहा है कि इस मैट्रिक्स ए की, ठीक है, जस्ट 1 एंट्री है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो ऑर्डर बनता है वो है 1/1, ठीक है। ये तो हो गया इसका ऑर्डर। तो अब जो है हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री वाला जो है मैट्रिक्स भी देख लेंगे और उसके सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स जो है वो भी इनमें से देख लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है 1/1 और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री टोटल 1 एंट्री है। तो क्या हमारे पास जो है इन सब में से कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो इसी तरह का हो, ठीक है। तो देखें बी की तरफ, बी को देख लेते हैं कि क्या बी है ए के बराबर।
नहीं हो सकता बी ए के बराबर, क्योंकि देखें इसका ऑर्डर ही इससे डिफरेंट है, इसका ऑर्डर है 1/2, ठीक है। इसको तो फिर हम जो है ना बी को तो जो है ना लेते ही नहीं है इस केस में। तो अब देख लेते हैं सी को। सी को स्टूडेंट्स जब हम देखें तो यहाँ पे 5 - 2 है, यानी कि जो इसकी एंट्री है वो कुछ इस तरह से है कि 5 - 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि जब हम जो है ना 5 - 2 करते हैं तो क्या आएगा। ऑब्वियसली हमारे पास 5 - 2 का जो आंसर है वो आएगा 3, ठीक है। तो अब जो है हम इससे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C = 3, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास जो C मैट्रिक्स है वो आ गया 3, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली A है, ठीक है। देखें A है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी एंट्री 1 है और इसकी भी एंट्री 1 ही है, और इसका ऑर्डर 1/1, इसका ऑर्डर 1/1, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है वो सेम है, इक्वल है, एंड जो ऑर्डर है वो भी इक्वल है। तो अब जहाँ पे हम जो है ना लिख सकते हैं कि A = C, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने लिख लिया कि A = C, ठीक है। तो अब जो है हम अपने क्वेश्चन को जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि B जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल है इन सब में से। तो देखें B का ऑर्डर जो है 1/2 है, ठीक है, और इसकी एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में यहाँ पे जो 1/1 एंट्री है वो है 3, एंड जो ये वाली एंट्री है यानी 1/2 एंट्री वो है 5। तो अब हम जो है ना इस सब में से देख लेते हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो बिल्कुल एग्जैक्टली बी ही हो या बी के इक्वल। तो सी को तो पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डी नहीं है, क्योंकि देखें ऑर्डर तो इसका है 1/2, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब मज़ीद आगे देख लेते हैं, ये एफ भी नहीं हो सकता, सॉरी ई भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, जी भी नहीं हो सकता, एच नो। अब जो है देख लेते हैं आई को, ठीक है। देखें आई को अगर हम जो है गौर से देखें इसकी एंट्रीज़ को, तो यहाँ पे है 3। सबसे पहले इसके ऑर्डर को देख लेते हैं। ऑर्डर तो हमारे पास ये देखें साफ जाहिर है, इसका ऑर्डर 1/2 है, ठीक है। और अब जो है इसकी एंट्रीज़ की तरफ आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की तरफ, तो यहाँ पे क्या है 3 है, बी में भी यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, देखें यहाँ पे 3 + 2 है, तो इसका जो टोटल होगा यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि बी एंड आई, क्योंकि इनके ऑर्डर्स भी सेम है एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई, तो बी एंड आई इक्वल हैं, ठीक है। अब जो है ना मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि B = I। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना मैंने लिख दिया कि B = I, ठीक है। तो अब हम जो है अपने क्वेश्चन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो C को तो हमने देख लिया था, अब D को देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो इन सब में से जो D के इक्वल हो। तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2 एंड करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो इनमें से जो है ना कोई भी नहीं है जो D के इक्वल हो, ठीक है। तो D तो किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है यहाँ पे इन सब में से, ठीक है। तो अब जो है हम मज़ीद आगे आते हैं, ई को देखते हैं, ई को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो काम करना है हमने अपना ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो ई का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर हो गया। अब जो है हम इनमें से सब इन मैट्रिक्स में से देख लेते हैं कि क्या 2/2 का मैट्रिक्स कौन सा है। तो देखें यहाँ पे H क्या है 2/2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। और मज़ीद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे J है
जो 2/2 का है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास E जो है वो भी 2/2 का है, H भी 2/2 का है एंड जो J है वो भी 2/2 का है। यानी ये तीन मैट्रिसेस जो हैं इनके ऑर्डर सेम हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हमने ढूंढ लिए। अब देखते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जो है सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे देखें, E में सबसे पहले E को मैं टारगेट कर रही हूँ कि E में जो 1 मंथ एंट्री है वो है 4। ठीक है, एंड H को टारगेट कर रही हूँ, जहाँ पे H की 1 मंथ एंट्री है 4। ठीक है, और जो है ना E की जहाँ पे 1 टूथ एंट्री 0, जहाँ पे इसकी 1 टूथ एंट्री 0, जहाँ पे इसकी 2 मंथ एंट्री जो है वो है 6। ठीक है, इसी तरह से H की 2 मंथ एंट्री जो है वो 6 है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी जो 2 टूथ एंट्री है वो 2 है एंड इसकी भी 2 टूथ एंट्री 2 है। ठीक है, यानी E एंड H इक्वल हैं। अब देख लेते हैं J को, क्या J भी कुछ इसी सिचुएशन में है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के लिहाज से। देखिए यहाँ पे 2 + 2 है। ठीक है, 2 + 2, तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, अब जो है अब इसको देख लेते हैं, जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से 2 + 4 जब हम करेंगे यानी कि ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 6 और इसका आंसर 2 आएगा, यानी 2 + 0 = 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एग्जैक्टली जो है ना वही वैल्यू आ रही हैं। तो जो J को जो है ना मैं मज़ीद सही तरह से लिख लेते हैं पहले। तो अब देखें यहाँ पे J भी वो मैट्रिक्स है जो H एंड E के इक्वल है। तो अब जो है ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि E = H = J। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया कि E = H = J, यानी कि ये तीनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब जो है अपने क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स अब तक जो हम काम कर चुके हैं वो है कि हम जो है A, B, C, D, E को एंड H एंड J को कर चुके हैं, यानी कि इन पे हम काम कर चुके हैं। अब जो है जो अब हमारे पास बाकी बच गए हैं मैट्रिसेस वो हैं F, उनमें से एक F है और दूसरा क्या है G। ठीक है, एंड I के बारे में आई थिंक हाँ हम I को भी कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अब ये 2 मैट्रिसेस बच चुके हैं F एंड G। तो अब जो है हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले F का जो है ना ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/1। ठीक है, 2/1 और इसका G का भी जो है 2/1 है। ठीक है, 2/1 ऑर्डर, तो इनके ऑर्डर्स तो सेम हो गए। ठीक है, अब जो है सेकंड कंडीशन जो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वाली थी कि वो भी इक्वल हों, तो वो देख लेते हैं। F का तो हमें क्लियर है कि 2 और 6 है, और G का क्लियर किस तरह से होगा देखें, 3 - 1, तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 2। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको ऑपरेट करेंगे 3 + 3 को तो आंसर आएगा 6। ठीक है, तो अब जो है मैं G को सही तरह से लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया G। तो देखें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6। तो इसका मतलब है ये 2 जो मैट्रिसेस थे F एंड G, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर चुके हैं। जैसे कि बाकी ये वाले पहले वाले हमारे मैट्रिसेस कर चुके थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि F = G। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैं लिख चुकी हूँ कि F = G। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स आज हम
अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द क्वेश्चन इज़ के फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation this। ठीक है, मीन्स के हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और हमने इसकी हेल्प से A, B, C and D की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। एंड वो वैल्यूज़ यानी A, B, C and D की वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को बिकॉज वो इसी इक्वेशन की अननोन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिन्हें हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है मैट्रिक्स इक्वेशन का, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस के दरमियान जो है इक्वल का साइन है, ठीक है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, यानी ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं हमारे पास हमें गिवन है, तो ये जो है इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरेंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस की इक्वालिटी हमसे क्या कहती है? मैट्रिसेस की इक्वालिटी हमसे ये कहती है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे अगर फर्स्ट कंडीशन ये कि उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल हो, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है ना, हमने उस सेकंड कंडीशन का यूज़ करना है अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब इस इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल होगा 0 के, ठीक है, a प्लस 2b इक्वल होगा -7 के, c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, एंड 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के, ठीक है। तो इससे जो है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा। हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और अपने जो अननोन्स हैं A, B, C एंड D, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के सल्यूशन में ये एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जिसकी इक्वेशंस को मैंने सेपरेटली नाम दे दिए हैं, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 को 2 का नाम दे दिया है, इसी तरह से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को मैंने 3 का नाम दे दिया और लास्ट वाली को 4 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब जो है हम बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपनी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, हमें इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलता है। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 जो है वो लिख लेते हैं, एंड दैट इज़ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मैंने पिक कर ली, इसमें से c की वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 क्यों नहीं ली पहले, ठीक है, 2 क्यों नहीं ली, डायरेक्टली हमने 3 क्यों ले ली। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर जो है हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते तो देखें यहाँ पे 2 अननोन्स हैं, ठीक है, किसी एक अननोन की भी वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, ना a की है एंड ना ही c की है, ठीक है। तो हम जो है स्टक हो जाते, हम फंस जाते, किसी एक की वैल्यू भी फाइंड ना कर पाते अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले ले लेते तो, ठीक है। इसी तरह से 2 भी नहीं ली, 2 क्यों नहीं ली, देखें यहाँ पे भी वही मसला है कि इसमें जो है 2 अननोन्स हैं, ना तो a की वैल्यू हमारे पास है फिलहाल, ना ही b की वैल्यू है, ठीक है।
अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू हमारे पास होती तो हम जो है एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते, ठीक है। ये भी हमारे पास केस नहीं है। तो देखें, हमने जो है अपनी आसानी के लिए वो इक्वेशन पिक की जिसमें से हम जो है किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि है 3, ठीक है। इसलिए मैंने पहले जो है अपनी इक्वेशन नंबर 3 ले ली। इट्स इम्प्लाइज अस C इज इक्वल टू 3 वैसे रहेगा, ठीक है। एंड जो -1 है ना, ये वाला, वो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, +1। तो दिस इम्प्लाइज अस C इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से C की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब मैंने 4 क्यों ली? देखें, मैंने इसलिए 4 ली क्योंकि इसमें भी एक ही अननोन है, ठीक है। तो हम स्टक नहीं होंगे, तो इस एक अननोन की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 पे। वो क्या थी? वो ये थी 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 4 जो है वो लिख ली है, ठीक है। अब जो है हम इसे D के लिए सॉल्व करेंगे। सो इट्स इम्प्लाइज अस -6 इज इक्वल टू 2D, ठीक है। 2D वैसे रहेगा, और ये जो है 4D प्लस का वो इस साइड पे आके, यानी इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो -4D, तो इट्स इम्प्लाइज अस -6 इज इक्वल टू, देखिए अब ये है 2D और ये है -4D, तो हमारे पास जो साइन होगा वो माइनस का आएगा, -2D, ठीक है। 2D - 4D इज इक्वल टू -2D। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी टर्म है ना, उसके साथ जो साइन है वो हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। सो इट्स इम्प्लाइज अस माइनस माइनस से कैंसिल, सो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2D, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 जो है वो D से अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज अस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2D। सो इट्स इम्प्लाइज अस तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अपने दूसरे अननोन की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब जो है हम इन 2 अननोन्स की मदद से अपने बाकी 2 रिमेनिंग अननोन्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकेंगे, यानी कि हम इन C एंड D की वैल्यूज को जो है अपने इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन हमें सूटेबल लगेगी उसमें पुट कर देंगे और अपने बाकी 2 रिमेनिंग जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास A + C इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये दोनों अननोन्स थे, ठीक है। अब जो है हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। देखें हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी थी जो कि है 4, ठीक है। ये है C की वैल्यू। तो हमने चूंकि C की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम C की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे एंड अपनी A की वैल्यू जो है वो हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, वो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे।
सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है कि हम c की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लेंगे और अपनी a की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। तो c की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, c की वैल्यू आई थी 4, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। सो इट्स इम्प्लाइज अस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज अस a इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, -4। सो हमने अपने अननोन a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ठीक है, जो कि आई है -4। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर अपनी इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें तो देखें हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और अपनी जो बाकी एक अननोन रह चुका है ना b, तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से ले सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, और हमारी इक्वेशन 2 क्या थी वो भी यहाँ पे लिख ली है, जो कि है a + 2b इज इक्वल टू -7। अब जो है हम a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें मालूम है, जो कि आई है -4, ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो इट्स इम्प्लाइज अस, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है -4। सो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2b वैसे रहेगा, ठीक है, एंड -7 वैसे रहेगा। तो ये जो -4 है वो इस तरफ आकर, ठीक है, इस तरफ आकर वो प्लस का हो जाएगा। सो +4। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2b इज इक्वल टू -7 + 4 इज -3, क्योंकि देखें -7 यानी कि 7 जो है 7 वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज अस 2b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से मैंने b को ख़त्म करना था, ठीक है। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2 से कैंसिल, सो b इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। अगर आप मज़ीद इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आएगा b इज इक्वल टू -1.5, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने तमाम अननोन्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे एक फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेंस a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू थी हमारे पास, देख लेते हैं, -4, b की वैल्यू इज़ -1.5, c की वैल्यू हमारे पास आई थी, जल्दी से देख लेते हैं, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू भी देख लेते हैं 3, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड d की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारी अननोन्स की वो फाइंड हो चुकी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अननोन की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। यानी कि अगर हम इन अननोन्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा, यानी कि जो इक्वलिटी थी वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। थैंक यू सो मच।